हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को। तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। जो पाठ्य पुस्तक में जिनके बारे में नोट्स बनाने के लिए कहा गया है, दो तरह के प्रश्न हैं। कुछ चर्चा करने के प्रश्न जो क्लास में चर्चा करनी है और कुछ को उनको नोट करने हैं, नोट्स बनाने हैं उनको अपने। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको नोट कर लेने हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि व्याख्या करें, और व्याख्या के लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो उन चारों पॉइंटों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो राष्ट्रवाद के जो उदय हुआ है वो उपनिवेशवाद के विरोध से क्यों जुड़ा हुआ था, ये सीधा सीधा इसका प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, आधुनिक राष्ट्र के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि पहला, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दूसरा है, वियतनाम और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। तीसरा है, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों की में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। उपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया तथा देश के हित के लिए अपने देश के हित के लिए वे एकजुट होकर लड़े, जिससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। तो इस तरह आप इस वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर आराम से बैठ के नोट कर लें। अब दूसरा प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, उसने जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ये क्वेश्चन का भाव है पूछने का। देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, ये बड़ा क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1 अगस्त 1914 में मित्र राष्ट्रों यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली के मध्य प्रारंभ हुआ था। इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। देखिए क्या क्या प्रभाव पड़े, इनको हमें समझना। पहला था, भारतीयों का विश्व से संपर्क हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जो बहुत सारे भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए विदेशों में भेजा गया, जिससे भी उनको क्या हुआ, विदेश जाने का एक अवसर मिला है। भारत में एक तरह से समुद्र पार यात्रा को धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन चूँकि वो सर्विस कर रहे थे तो उनको वहाँ जाना पड़ा सैनिकों को। तो इस तरह से भारतीयों का विश्व संपर्क स्थापित हुआ आधुनिक युग में पहली बार। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती भी किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहाँ मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने ये भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतांत्रिक संगठन क्या होते हैं। अतः वो ऐसी स्थिति में भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आर्थिक प्रभाव क्या था। युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्जे लिए। इन कर्जों को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और अन्य टैक्स लगा दिए गए। इस कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इसी समय कीमतें भी बढ़ जाने से भारतीयों की आम आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अतः आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। तो ये दूसरा कारण आर्थिक प्रभाव था इसका। तीसरा था, सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर, यानी जो खिलाफत का आंदोलन चला था 1919-20 के आसपास,
सभी मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं यानी जो खलीफा आंदोलन चक्र के नेतृत्व कर रहे थे के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी लखनऊ में समझौता हो गया। जो इसका मीटिंग हुई थी लखनऊ में, इसलिए उसको लखनऊ समझौता बोला गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता का मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार बढ़ा। यानी इस समय तक प्रथम विश्व युद्ध के बीच में लगभग हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो चुकी थी विभिन्न परिस्थितियों के कारण। अब चौथा कारण था प्राकृतिक संकट। 1918 से 21 के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी जिनसे सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। इस कारण जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इससे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। और पांचवा था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। ये दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया। इससे आम जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट हैं। स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से इसको किया जा सकता है। 5 पॉइंटों ले। चौथा था भारत के लोग रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था उसके विरोध में क्यों थे, तो देखते हैं। तीसरा ग वाला, भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध। 1918 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाना था। इस समिति ने 2 कानून बनाए जिनके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। इनका प्रमुख कानून था सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना, ये पॉइंट इसका मेन है, सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती थी। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किए। गांधी जी ने भी इसके विरुद्ध आंदोलन का प्रारंभ किया और उनका ये विरोध अंतर असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किया। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि असहयोग आंदोलन भारत में कब प्रारंभ हुआ था, किस तिथि और किस सन को प्रारंभ हुआ, कमेंट करके जरूर बताइए। और इसमें चौथी जो व्याख्या थी वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को फिर वापस क्यों लेने का फैसला क्यों किया है। देखिए इसको देखते हैं। एक घटना हुई थी चौरी चौरा कांड, उसके बारे में इसमें समझाया गया। देखिए इसको समझना, ये उत्तर है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जगह में एक जुलूस बाजार से गुजर रहा था। इस शांतिपूर्ण जुलूस के साथ पुलिस के साथ टकराव हो गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना को सुनते ही महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया और उनको लगा कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और गांधी जी की नीति अहिंसा वाली थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन को रोकने का फैसला किया 12 फरवरी 1922 को। इसको भी आप नोट कर लें। अब प्रश्न नंबर 2, वो एक प्रश्न के ही 4 भाग थे, का खा ग घा में ABCD कह सकते हैं। प्रश्न 2 है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह मतलब है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह इसको हम देखते हैं। सत्याग्रह का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। पहला इसका अर्थ यह बताया कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट है प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष को सफल हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने
और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। चौथा है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये इसका उत्तर है, इसको आप नोट करिए और अपने एक नोट्स तैयार करते रहिए जिससे एग्ज़ाम के समय वो काम आए। स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। तीसरा उसका है, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, तो उसके बारे में पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके बारे में उसको रिपोर्ट। पढ़ने का मतलब क्या है कि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक पूरी जानकारी लीजिए समरी में, और उसके बाद जो है एक उसी समय में उस दौर में अपने को ले जाइए कि आप अगर उस समय होते 1919 में तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में न्यूज़पेपर में रिपोर्ट भेजते संपादक को, तो आप कैसे लिखते। तो वो एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था, उसके बारे में भी ऐसी ही रिपोर्ट होगी जिसमें कोई भी एक भारतीय सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। भारत के लिए संविधान बनाने की संभावनाओं तलाश में आया था। तो देखिए, जलियांवाला बाग के बारे में अखबार के लिए एक रिपोर्ट लिखी है, रिपोर्टर के रूप में आप करिए। संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली महोदय, आज 13 अप्रैल 1919 को शाम को जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया। इसमें एक और अपने को सभ्य कहने वाली अंग्रेज सरकार थी, दूसरी तरफ असभ्य अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। ये घटना इस प्रकार घटी, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली और डॉक्टर सत्यपाल, ये इम्पोर्टेंट नेम है, इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई और हर जगह जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। इसी समय 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन बैसाखी के मेले में सम्मिलित होने के लिए इस बाग में बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोग। इसी बाग में एक शांतिपूर्ण सभा भी चल रही थी। अचानक जनरल डायर, जो कि क्या था, जालंधर डिवीज़न का कमांडर, सेना की एक टुकड़ी के साथ पहुंचा और उसने बाग के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया। बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दी। ये गोलीबारी 10 मिनट तक चलती रही। चूँकि लोगों को बचाव का कोई मार्ग नहीं मिला, इस कारण वो इसमें फंस गए, क्योंकि चारों तरफ से गोली उसने चलवा दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकत्र लोगों की संख्या 20,000 थी, जिसमें से 1,000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी आंकड़े 379 यानी 379 बता रहे हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई, उनमें सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा तथा सारे अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भागों में तनाव का माहौल बन गया है। अतः सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सारे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अतः मैं निवेदन करता हूँ या करती हैं, जैसे आप लड़का या लड़की हैं उस हिसाब से इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें तथा संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिल सके। जो अंग्रेजी जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है, उसको उसके इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए। जय हिंद। भौदी या भौदी है, अपना नाम डाल सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट हो गई। अब दूसरी रिपोर्ट आपको बनानी है, इसको आप एक बार में फिर से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ तक, इसको ऐसे ले लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से। साइमन कमीशन के बारे में भी ऐसी एक रिपोर्ट आपको बनानी है। साइमन कमीशन, संपादक नवजागरण कलकत्ता महोदय, 3 फरवरी 1928, मैंने आपको बताया था ऊपर कि 1928 की घटना है, को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। उसके मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था तथा उसके बारे में सुझाव देने हैं। इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, अतः इस कमीशन का घोर विरोध होने लगा है। इसको काले झंडे दिखाए गए हैं और वो साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे हैं। इस कमीशन में जहां कोई भी भारतीय नहीं है, वहीं इसकी रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यवहारिक है। इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसमें अधिराज्य की स्थिति स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र के उत्तरदायी सरकार की स्थापना का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। कमीशन ने वैश्य मताधिकार
को अवैध मताधिकार जो अभी सबको मिला हुआ है, 18 साल के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार, को अव्यवहारिक बता ठुकरा दिया है। अतः यह रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इस कारण चारों ओर इसका विरोध हो रहा है। इस रिपोर्ट द्वारा सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा दिया गया है वो भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करता है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। जय हिंद। भौदी या भौदिया करके अपना नाम डालिए। तो इस तरह इसको आप यहाँ से ये है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए 2 बार में। अब भारत माता, एक चौथा प्रश्न है, भारत माता की छवि। भारत माता की छवि एक चित्र है, वो मैंने इसके पहले बताया हुआ है उसकी वीडियो में। और जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए, ये भी प्रश्न आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, इसको आपको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसको आराम से नोट कर सकते हैं इजी वे में। ये यहाँ से दिया, एक तरफ भारत माता की छवि के बारे में आप नोट लिखेंगे, दूसरी तरफ जर्मेनिया की छवि के बारे में। तो भारत माता की छवि जो हम लोग अक्सर देखते हैं, उस छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया था। जर्मेनिया की छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने 1848 में बनाया। पहले कौन सी छवि बनी? जर्मेनिया की। इसमें भारत माँ को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है। इसके एक हाथ में माला, एक में पुस्तक, एक में भोजन, एक में कपड़ा। माला, पुस्तक, भोजन और कपड़ा जो भारतीयों को प्रदान कर रहे हैं। इसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है, जर्मेनिया वाले में। भारत माता की दूसरी छवि में उन्हें सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ एक हाथ में त्रिशूल और जिस पर झंडा लहरा रहा है। वो हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। इसमें जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, जिस पर खुदा हुआ जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। चौथा पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भारत माता की छवि की दोनों छवियों में शांत, गंभीर और आध्यात्मिक जैसे दैवी गुणों के भाव प्रकट हो रहे हैं, जबकि जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों यानी खतरनाक गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। रौद्र मतलब डरावनी। भारत माता की छवि श्रद्धा और राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है, जबकि जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रतीक है। तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से नोट कर। 5 पॉइंट है इसके, ये पहले 3 पॉइंट है और ये आखिरी 4 और 5 पॉइंट। तो इस तरह आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, तो इसको ज़रूर आप देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।